So hello everyone, this is विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन योर छोटा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक। तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सेल, दैट इज कोशिका। तो ये वीडियो का थर्ड पार्ट होने वाला है और जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसको हमने पहले ही कवर कर लिया है, जिसमें सेल को बिल्कुल बेसिक से लेकर के ऊपर तक डिफाइन किया, उसमें सेल ऑर्गेनल्स को एक एक करके सेल थ्योरी जो भी है एंड जो भी इसमें साइंटिस्ट आए अपने पार्टिसिपेशन किए वो सब कुछ। तो आज जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या कवर करेंगे कि यूकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक वगैरह जो भी टॉपिक में बच गई अब तक सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट से, उसके थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट। तो हमारी जो सेल होती है बेसिकली दो प्रकार की होती है, यूकैरियोट सेल एंड प्रोकैरियोट सेल। अब जो हमारी यूकैरियोट सेल है इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक ये हमारी एनिमल सेल और दूसरी प्लांट सेल। जो हमारी यूकैरियोट सेल है, यदि उसे बोले तो क्या होता है, हमारी जो है ये ट्रू सेल, यू बोले तो ट्रू, यानी कि इनमें क्या होता है कि जो सब कुछ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ द क्या जो भी सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और इनकी न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड बोले तो उसमें एनवेलप वगैरह सब कुछ होता है। और जो वैसे की बात की यूकैरियोट सेल तो उसको हमने पहले ही कवर कर लिया, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल इसको हमने सेकेंड वीडियो में कर लिया। तो यहाँ हमें क्या करना है, बेसिकली प्रोकैरियोट सेल बात करना है। तो चलिए प्रोकैरियोट सेल को देखते हैं, फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे यूकैरियोट के साथ, मतलब क्या इसमें था और क्या इसमें नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर प्रोकैरियोट सेल होती क्या है। तो उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं प्रोकैरियोट सेल जो हमारी है ना, वो बिल्कुल टाइनी होती है, यानी कि जो यूकैरियोट के कंपेयर में बहुत ही छोटी होती है। इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स और जो भी कुछ पहले पढ़े हैं दोनों सेल में, प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो उसके कंपेरिजन में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। इनमें केवल वही ऑर्गेनल होंगे जिनका इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। और मेन जो है आपका न्यूक्लियस इसमें बिल्कुल फाल टाइप का होता है। आइए देखते हैं क्या होने वाले। प्रोकैरियोट जो टर्म है आपका प्रोकैरियोट यही बोलता है, प्रो मीन्स फाल्स, यानी कि जो सेल है ना कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी है। और ये क्या होती है, वेरी टाइनी एज कम्पेयर टू यूकैरियोट सेल, जो हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल पहले सेकेंड पार्ट में जो बात किए थे। फिर सेकेंड पॉइंट आता है नॉट वेल डेवलप। नॉट वेल डेवलप बोले तो वही कि इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं डेवलप नहीं होते। सेल मतलब बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो डेवलप नहीं है, तो क्या है इसमें न्यूक्लियस जो भी होगा उसमें एनवेलप वगैरह नहीं होंगे, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे, जो ये होंगे मतलब जो कुछ बचे भी होंगे वो क्या होंगे कि बिल्कुल डिफाइंड टाइप के नहीं होंगे, मतलब बस काम चलाओ टाइप कुछ होगा इसमें। तो ये सेकेंड पॉइंट हमारा ऑर्गेनल्स आर नॉट वेल डेवलप। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, नो एनवेलप ऑन न्यूक्लियस। जैसे उसमें बात की थी, ये हमारा न्यूक्लियस था, ये हमारा न्यूक्लियोलस है, इसके ऊपर कुछ इस तरह का आवरण था, जहाँ थोड़ा सा न्यूक्लियर पोर्ट था, जो ऊपर का लेयर था छोटा सा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि इसमें एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट था। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। और ये जो इसका मेन पॉइंट है क्या है, रिस्पायरेशन बाय साइटोप्लाज्म। यदि बात करें यूकैरियोट सेल की, तो उसमें हमारे लिए रिस्पायरेशन के लिए क्या था, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया थे, जो कि एटीपी का जनरेशन करती है क्रेब साइकिल चला के। यहाँ पे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो यहाँ क्या करेगा, अब रिस्पायरेशन कैसे करेगा, आखिर सेल है तो रिस्पायरेशन करना जरूरी है। तो इसके लिए इसमें साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपका सेल के अंदर जो भी कुछ जेली मटेरियल था जिसमें सारे ऑर्गेनल्स धसे हुए हैं, तो उससे अपना ये क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला बोले तो दोनों सेल में पाया जाता है, यूकैरियोट हो या फिर प्रोकैरियोट, एक्सेप्ट क्या इसमें प्लांट सेल में। प्लांट सेल में आपको सीलिया फ्लैजिला नहीं मिलेगा। उसका काम क्या होता है, तो सीलिया जो है ना, यदि ये छोटा है, मान लीजिए कोई आपकी सेल हो गई, यदि छोटा छोटा है, इस सीलिया बोलेंगे, वही थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है तो उससे वो क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, जो कि हमें स्पर्म में देखने को मिलता है। तो यदि बात करें स्पर्म में हमारे क्या यहाँ पे फ्लैजिला मिलेगा। वही यदि ओवा को मूवमेंट कराने का अपनी ट्यूब में, तो वहाँ पे हमारा सीलिया हेल्प करता है। उसका मेन काम क्या है, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, यानी मूवमेंट में सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों सेल में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में। जबकि यदि यूकैरियोट की बात करें तो प्लांट सेल जो है उसमें आपको एक्सेप्शन मिलेगा, जबकि एनिमल सेल में रहेगा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि यूकैरियोट में भी था, एक्सेप्शन था कि एनिमल सेल में, प्लांट सेल में वहाँ भी था सेल वॉल, यहाँ भी सेल वॉल है। और मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो इसकी सेल वॉल है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई, जबकि यदि प्लांट की सेल वॉल देखे थे वहाँ क्या था, सेलुलोज की बनी थी। तो अलग से यूकैरियोट नहीं पढ़ेंगे, ऐसे कंपेयर करके पढ़े चलेंगे ताकि समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है राइबोसोम। इसमें क्या है, 80S का है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का सेंश्लेशन करवाना। और यूकैरियोट में भी राइबोसोम होता है, जो किसमें होता है आपका, यू बोले तो 80, सॉरी इसमें 70S का होगा। प्रोकैरियोट्स में 70S का राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S का होता है। फिर बात एग्जाम्पल की, तो इसमें आते हैं हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये रहा हमारा प्रोकैरियोट्स है, एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ये सेल जो होती है नॉट वेल डिफाइंड होती है, यूकैरियोट कंपेयर में छोटी होती है। जैसे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या है, एब्सेंट हैं। और इसको कंपेयर करेंगे यूकैरियोट से, इसमें क्या होता है, सेलिया फ्लैजिला दोनों होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में एब्सेंट है, तो उसका रिस्पिरेशन कैसे करेगा, साइटोप्लाज्म से करेगा। एग्जाम्पल होगी ब्लू ग्रीन एल्गी। अब चलते हैं थोड़ा सा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या होना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो चलिए देखते हैं, यदि नोट करना प्लीज़ कर सकते हैं। पहले ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ लें, उसके बाद ऑस्मोसिस डिफ्यूजन थोड़ा समझ में आएगा। चलिए पहले देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होने वाला है। देखते हैं क्या कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे टर्म आपको इंपॉर्टेंट मिला, क्या है, अगेंस्ट बोला है। तो क्या बोला है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि जो इधर भी जाना है ना, उसका अपोजिट थोड़ा सा होगा। चलिए ये बात समझते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट समझते हैं। चलिए ये कोई हाउस है, ठीक, इसके ऊपर एक वाटर टैंक लगा है, और नीचे से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें पानी पहुँचाना है, ऊपर टंकी फिल करना है। तो यहाँ से भी पानी ऊपर लेके जाना है, जो नीचे है जहाँ से वाटर का सोर्स है, और टैंक हमारे ऊपर है, तो क्या होगा, हमें मोटर की जरूरत पड़ेगी। यानी एक तरफ से कह सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर में लगाना पड़ेगा पानी को ऊपर ले जाने के लिए। तो वही चीज़ क्या बोला, अगेंस्ट जो कंसंट्रेशन का वो ग्रेडियंट था, उससे मतलब अपोजिट साइड से आप काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपको यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर काम करें, यानी कि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो केवल दो ही चीज़ में इंपॉर्टेंट होता है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और क्या होता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ये था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो तो आप समझ ही जाएंगे, तो इसका उल्टा है। तो करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही होगा, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। चलिए इरेज कर देते हैं फिर से। अब देखते हैं हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस from the region of its higher concentration to its lower concentration. Concentration to from the region of its higher concentration to its lower concentration. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बोल सकते नो एनर्जी रिक्वायरमेंट या फिर नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा यहाँ पे, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर से लोअर, यानी कि अब यहाँ से काम करना सीधे, यहाँ पे आपका वाटर टैंक है और यहाँ से आपको वाटर नीचे लेके आना है। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल आप टैप ऑफ ऑन कर दीजिए अपने आप। जैसे यदि फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पे हमें ग्रेविटी के कारण आ जाता है, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी तरह से पोटेंशियल कन्वर्ट होती है, वहाँ से आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हायर से लोअर लाना है, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो, क्योंकि अपने आप कोई चीज़ हो जाएगी। ये था हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक बार और समझते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या था, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं, यानी कि लोअर से हायर। अब लोअर से हायर जाएंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और वहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है,
इसमें हाईएस्ट से लोअर आना है, तो क्या फिर यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब देखते हैं आपका ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होने वाला है। तो क्या आपका it is the spontaneous movement of particles of a substance in a gas or a liquid form from the region of its higher to the lower concentration। चलिए फिर समझते हैं क्या कह रहा है कि ये क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। स्पॉन्टेनियस बोलते हैं क्षणिक, यानी कि कुछ समय के लिए केवल। तो ये हो गया हमारा एक टर्म स्पॉन्टेनियस बोलते हैं क्षणिक। सो इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, मूवमेंट हो रहा है क्या, पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, किस फॉर्म में, या तो गैस और लिक्विड फॉर्म में, फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ इट्स हाईएस्ट से लोअर कंसंट्रेशन। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो सब्सटेंस का मूवमेंट होगा ना, वो केवल स्पॉन्टेनियस क्षणिक समय के लिए होगा, और या तो लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर गैस फॉर्म में होगा। और क्या होगा कि हायर से लोअर की तरफ, जब हायर से लोअर होगा तो क्या यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर होगा जी नहीं। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे क्या होगा, हमारा रिस्पिरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल रिस्पायरेशन। अब थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे रिस्पायरेशन। तो चलिए, हमें सांस कब लेने की जरूरत पड़ती है, जब हमारे सेल बोलती हैं कि चलिए आप कुछ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो यानी कि हमारे लिए स्पॉन्टेनियस है, कुछ नेचुरल चीज़ें हैं आपका रिस्पायरेशन करना। कोई फोर्सफुली से रोक नहीं सकता है, रोक सकते हो लेकिन मतलब फोर्सफुली ये नहीं कि हमसे हो गया तो रिस्पायरेशन अब नहीं होगा। तो ये क्या है, कुछ सेलुलर चीज़ें हैं। तो समझते हैं कि रिस्पायरेशन और डिफ्यूजन का संबंध क्या है। तो रिस्पायरेशन क्या है कि इनहेल जब एयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी थी तभी तो यानी हमें एयर की ज़रूरत पड़ी है बाहर से। तो क्या था, जब बाहर का एयर ज़्यादा है, यानी कि अंदर जब ऑक्सीजन कमी है, ठीक तभी हमें बाहर की ज़रूरत पड़ी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हायर से लोअर, जब इनहेल कर रहे हैं तो यहाँ पे बाहर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है और अंदर क्या था, पहले से ही कम था, तो अंदर इनहेल हो गया। अब CO2 बाहर आएगा। CO2 अब बाहर क्यों आएगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन अंदर आ गया है, तो अब CO2 जाहिर सी बात है कम मात्रा में, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर हो गया है, तो अब बाहर इसकी थोड़ी सी ग्रेडियंट कम हो जाएगी। तो क्या होगा, जब इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, और फिर जब एक्सहेल करते हैं तो CO2 बाहर आती है। तो वही बोल रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रिस्पायरेशन होगा। उसमें क्या गैसेस का या फिर लिक्विड का, दोनों का मूवमेंट होता है कोई एक। और क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि हायर से लोअर जाना होता है। अब देखते हैं आपका ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस बिल्कुल सेम इसी पे है। तो वो क्या कहता है, तो अब देखते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस से वही डिफ्यूजन टाइप का था। तो यहाँ पे क्या होगा कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे क्या था, एयर का मोस्ट ऑफ द था, यहाँ पे क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू selectively permeable membrane from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये है कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, लिक्विड का क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है। और किससे, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन थोड़ा समझते हैं क्या है, आखिर से ऐसा क्यों बोला गया। तो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए बोला गया है क्योंकि केवल कुछ ही चीज़ों का मतलब आदान प्रदान करने को कहते हैं, या फिर अंदर आएगा बाहर आएगा, केवल वही चीज़ें जिनको सेल सेलेक्ट करेगी, यानी जो यूजफुल होंगे, ना कोई भी चीज़ आ गया चला गया। तो ये रहा हमारा सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो एक बार और समझते हैं क्या है ऑस्मोसिस। इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा कहाँ पे, हायर से लोअर, और थ्रू द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। जब हायर से लोअर होगा तो क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर होगा नहीं। ये रहा हमारा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया कुछ हमारा सोल्यूशन से टर्म। पहला हमारा आता है हाइपोटोनिक, दूसरा हमारा हाइपर, और थर्ड हमारा आता है आइसोटोनिक। प्लीज वेट। फर्स्ट टाइम क्या बोला कि हाइपो, हाइपो बोले तो पहले एक बार डिफरेंस समझते हैं। हाइपो बोले तो क्या है, कोई भी चीज़ जहाँ कमी होता है हाइपो बोलते हैं, हाइपर बोले तो जैसे होता है कि हाइपर टेंशन। तो क्या बोलते हैं, जब हाइपर टेंशन होता है कुछ बढ़ गया, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर था बढ़ गया, वहीं से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। हाइपो बोले तो कम, हाइपर बोले तो ज़्यादा, आइसो बोले तो बराबर। अब थोड़ा समझते हैं चलिए। तो क्या बोले, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपो बोले तो कम, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा देन सॉल्वेंट,
जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा ना उसमें सल्यूट की अमाउंट जो कि कम होगा सोल्यूशन में या फिर जो उसके अंदर सब्सटेंसेस है सेल के, और जो सॉल्वेंट होगा ज़्यादा होगा। अब सल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, चलिए इसको एग्जांपल लेते हैं हमारे यहाँ से शुगर सोल्यूशन से। हमारे पास पहले से यानी पानी है, ठीक, इसमें हमारा वाटर भरा है, तो ये क्या होगा हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो शुगर का क्रिस्टल इसमें हम ऐड करेंगे वो हमारा हो गया सल्यूट। सल्यूट जो भी सोल्यूशन में जो भी सब्सटेंसेस कम अमाउंट में होंगे उन्हें हम सल्यूट बोलेंगे, और जिसमें सल्यूट को ऐड कर रहे हैं या फिर जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। तो ये रहा हमारा सल्यूट, शुगर क्रिस्टल और वाटर जो पहले से था सॉल्वेंट हो गया। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा, आपका सल्यूट जो है कम रहेगा और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। फिर वहीं हाइपर, जब हाइपो पता चलेगा तो हाइपर ऐसे इससे भी इसका उल्टा, तो क्या होगा कि इसमें सल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा देन सॉल्वेंट। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी कि दोनों उल्टा है, जिसमें इसमें कुछ कम होगा इसमें ज़्यादा होगा। अब बताते हैं आइसोटोनिक, जैसे पढ़ते हैं आइसो बार एंड आइसो बोलते हैं सेम, तो यहाँ से देख लेते हैं सेम, यहाँ पे हम इक्वल लेंगे, आइसोटर्म से इक्वल। तो जहाँ पे जो सल्यूट है इज इक्वल टू सॉल्वेंट, हाइपोटोनिक में क्या था कि सल्यूट का अमाउंट कम था सॉल्वेंट का ज़्यादा था, और हाइपरटोनिक में सल्यूट का ज़्यादा सॉल्वेंट का कम। वहीं आइसोटोनिक में सल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों का अमाउंट बराबर हो गया। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन ग्रेडियंट से कोई टर्म था। तो जो थर्ड पार्ट है यहीं समाप्त होता है, और इस प्रकार से हम वीडियो के तीनों फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों पार्ट मिला करके हमने सेल को बिल्कुल बेसिक से लेकर के टॉप तक खत्म कर दिया। यदि आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो तो ये तीनों पार्ट आपके लिए होने वाला है। तो यही वीडियो करते हैं ख़त्म। सो बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा बोर्ड है ना, यदि 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें बड़ा वाला बोर्ड मिलने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ उसमें आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।